हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग जियोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की जो रॉक्स हैं उनका टेक्सचर, उनका अकरेंस, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। बेसिकली इस ब्रांच में जैसा कि नाम से पता चलता है, ये पेट्रा जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चट्टान। और लॉजी, जैसा कि हमको पता है, लॉजी मतलब किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करना। तो यहाँ पर पेट्रोलॉजी का मतलब है चट्टानों की स्टडी करना। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ ऑलमोस्ट रॉक्स की बनी हुई है और उसके सरफेस से लेके लगभग 2700 किलोमीटर तक, 2700 किलोमीटर की गहराई तक ये रॉक कंटिन्यूसली हमें मिलती है। और इस सरफेस से लेके 2700 किलोमीटर की गहराई तक रॉक्स का जो नेचर है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। अगर इसको शुरू करें हम सरफेस से लेके, तो जो आउटर कोर होता है वहाँ पर इसका कंपोजिशन कुछ अलग पाया जाता है। और आउटर कोर से फिर जब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे एस्थिनोस्फेयर आता है, फिर मीजोस्फेयर आता है, उसके बाद में मेंटल, फिर आउटर कोर, इनर कोर। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो कंपोजिशन है रॉक्स का, वो चेंज होता रहता है। और यहाँ पर जो मेजॉरिटी है रॉक्स की वो इग्नियस रॉक्स की होती है। अब क्योंकि इसमें मेजॉरिटी जो है इग्नियस रॉक्स की होती है, इसीलिए हमें पेट्रोलॉजी की स्टडी ज़्यादा ज़रूरी होती है एज़ कम्पेयर टू सेडिमेंटोलॉजी एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी। इस लेक्चर में हम आगे ये समझेंगे कि कैसे ये रॉक्स बनती हैं, कैसे अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स पर ये अलग अलग कंपोजिशन में पाई जाती हैं और कैसे इन रॉक्स को हम अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसका इंजीनियरिंग जियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली यही सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इसका इंपॉर्टेंस इंजीनियरिंग जियोलॉजी के लिए। एज ए सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी हमें एक अवसर देती है ये जानने का कि रॉक्स कैसे बनी है, इनका टेक्सचर क्या है, इनका इंटरनल कंपोजिशन क्या है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इन सब की मदद से हम उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी और जो उसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट के लिए या एक सिविल इंजीनियर के लिए ज़रूरी होती है ताकि वो उसके साथ में एक बेहतर स्ट्रक्चर का निर्माण कर सके। सिविल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस के बाद में आइए सबसे पहले रॉक्स की डेफिनेशन समझते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से जो रॉक्स है वो बेसिकली एक एग्रीगेट है मिनरल्स का। ये बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है, लेकिन असल में सच्चाई यही है कि रॉक्स जो होती है वो अलग अलग मिनरल्स का एक एग्रीगेट होता है जिसमें कोई भी मिनरल्स का जो परसेंटेज या रेशो है वो फिक्स नहीं होता है। ये नेचर में अपने आप मिलते हैं, अपने आप बनते हैं और एक रॉक्स का फॉर्म ले लेते हैं। हालांकि जो इग्नियस रॉक्स है उसमें जो कंपोजिशन है वो कई बार एक फिक्स क्राइटेरिया में ही मिलता है। अकरेंस के आधार पर इन रॉक्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है इग्नियस रॉक्स, दूसरी सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा इसमें होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें जो इग्नियस रॉक्स होती है उसको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं और बाकी जो 2 रॉक्स हैं जिसमें सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं वो सेकेंडरी रॉक्स होती हैं। अब इग्नियस को हम प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं और बाकी 2 को सेकेंडरी रॉक्स क्यों कहते हैं, इसका एक कारण है। इनिशियली जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो भी रॉक्स पाई गई थी, इनिशियली अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे जो रॉक्स मिलती थी वो सिर्फ इग्नियस रॉक्स ही मिलती थी। और जैसे जैसे अर्थ के ऊपर डायनेमिक प्रोसेस शुरू हुई जिसमें वेदरिंग, इरोजन और सॉल्यूशन, इस टाइप की जो वेदरिंग प्रोसेस हुई जिसमें केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग इंक्लूडेड हैं, उनके बाद में सेकेंडरी रॉक्स का बनना शुरू हुआ। जैसे जब किसी भी प्राइमरी रॉक्स मतलब किसी भी इग्नियस रॉक्स का जब इरोजन या वेदरिंग होती है तो उसके सेडिमेंट, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो एक जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं किसी बेसिन में और इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। और जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स अपने ही डेड लोड के कारण दबते दबते बहुत नीचे डीप बेसिन में चली जाती है, तो इस तरीके से उसके ऊपर जो ट्रिमेंडस प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट होता है उससे मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये दोनों रॉक्स को सेकेंडरी रॉक्स कहा जाता है। प्राइमरी रॉक्स इसमें हमेशा इग्नियस रॉक्स ही रहेगी। इन तीनों रॉक्स को समझने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जियोलॉजी में जिसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रॉक साइकिल जिसमें हम ये समझेंगे कि रॉक्स बनती कैसे हैं और उसका डिसइंटीग्रेशन
डीकम्पोजिशन होने के बाद में वापस वो उसी फॉर्म में कैसे आती है। तो इसमें जो सबसे पहली प्रोसेस है वो है वेदरिंग। इस प्रक्रिया में ये, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसकी शुरुआत वेदरिंग से होती है। जैसे कोई प्राइमरी रॉक सरफेस के ऊपर एक्सपोज्ड होती है तो वो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। फिर जैसे ही रेनी सीजन आता है तो वहाँ पर वो पानी के कांटेक्ट में आती है। अब क्योंकि यहाँ पर जो पानी होता है वो एक वीक कार्बोनिक एसिड होता है, क्योंकि वीक कार्बोनिक एसिड होता है इसलिए वो उस पर केमिकल अटैक करता है। और फिजिकल वेदरिंग जिसमें टेम्परेचर का वेरिएशन होता है और उसके बाद में केमिकल का अटैक, इस तरीके से इसकी जो वेदरिंग है, वेदरिंग के परिणाम स्वरूप उसके रिजल्टेंट जो प्राइमरी रॉक्स है वो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में डिसइंटीग्रेट हो जाती है और जो प्राइमरी रॉक है उसके आसपास ही डिपोजिशन का हो जाता है। उसके बाद में कई बहुत सारी नेचुरल ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज होती हैं। इसमें मुख्यतः विंड, रिवर होती है, ग्लेशियर्स होते हैं और इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, जैसे कुछ बर्ड्स या कुछ एनिमल, या इसके अलावा भी कुछ ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज होती हैं जो इन सेडिमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। रॉक साइकिल में ट्रांसपोर्टेशन के बाद में जो अगली प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। जैसे ही नेचुरल ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के द्वारा इन सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है, वहाँ पर इनका डिपोजिशन शुरू होता है। डिपोजिशन बढ़ते बढ़ते एक स्तर पर पहुँच जाता है जिस स्तर पर इनके ऊपर एक लोड लगने लगता है, और जैसे इनके ऊपर लोड लगता है, प्रेशर क्रिएट होता है, तो यहाँ पर एक लिथिफिकेशन एक प्रोसेस होती है, वो शुरू हो जाता है। लिथिफिकेशन एक बहुत सामान्य सी प्रोसेस है जिसमें जो सेडिमेंट्स हैं उन्हीं के दबाव के कारण उनके बीच में जो इंटरग्रेनुलर स्पेस होता है वो कम हो जाता है और कोई थर्ड मटेरियल होता है। यहाँ पे थर्ड मटेरियल से मतलब है कोई भी सीमेंटिंग एजेंट बेसिकली या तो कैल्केरियस नेचर का होगा या फेरोजीनियस नेचर का होगा या फिर सिलिशियस नेचर का होगा। इन तीनों नेचर के अलावा कई सारे और भी होते हैं जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेन ये तीनों ही होते हैं। इन तीनों सीमेंटिंग मटेरियल के अलावा कुछ और बायोलॉजिकल सीमेंटिंग मटेरियल होते हैं, वो बेसिकली ओशन फ्लोर पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम उनकी चर्चा ना करते हुए अभी फ़िलहाल इन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो धीमे धीमे अपना काम करना शुरू करता है और लिथिफिकेशन के बाद में जो सीमेंटिंग मटेरियल है उसके बीच में और जो वहाँ पर डिपॉजिट है, जो सेडिमेंट्स हैं, उनके बीच में कुछ केमिकल बॉन्डिंग, कई बार कुछ केमिकल बॉन्डिंग और कई बार फिजिकल बॉन्डिंग होती है। इसी को हम सीमेंटेशन कहते हैं। और सीमेंटेशन के बाद में फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है एक सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक लेयर बाय लेयर बनती है। अब चूँकि कई बार ऐसा होता है कि एक सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर बनी और फिर कुछ मिलियन ईयर्स के बाद में उसके ऊपर एक और सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर बन जाती है, और ऐसे हर मिलियन ईयर्स के बाद में लेयर बाय लेयर यहाँ पर डिपोजिशन होता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स क्रिएट हो जाती हैं कि उनके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे वो जो फर्स्ट टाइम जो डिपोजिशन हुआ था और जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनी थी वो इतने डीप सरफेस पे पहुंच जाती है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। और वो क्रिएट होने के बाद में उसके बाद में वहाँ पर डीकम्पोजिशन की प्रोसेस एक शुरू हो जाती है। डीकम्पोजिशन बेसिकली देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन होता क्या है। डिसइंटीग्रेशन किसी भी बड़े रॉक मास का बिट्स एंड पीसेस में टूटना होता है, जबकि डिसइंटीग्रेशन होता है केमिकली उसका चेंज होना। तो मेटामॉर्फिज्म में बेसिकली यही होता है, किसी भी सेडिमेंट्री रॉक्स का जब डीकम्पोजिशन होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर सैंडस्टोन की अगर बात करें तो सैंडस्टोन का जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो यहाँ पर क्वार्ट्जाइट रॉक्स बनती है। इसी तरीके से क्ले मिनरल से बनी हुई जो शेल, जो कि बाय नेचर एक सेडिमेंट्री रॉक्स है और क्ले मिनरल से बनी होती है, जब इसका मेटामॉर्फिज्म होता है तो स्लेट बनती है। स्लेट एक टाइल्स के रूप में भी यूज़ की जाती है, ये एक नेचुरल टाइल्स का एक एग्जांपल है। तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि जब भी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, क्योंकि वो डीप सरफेस यानी एस्टेनोस्फेयर या मेंटल के आसपास कहीं होती है, क्योंकि इसीलिए उसका जो टेम्परेचर है वो इतना राइज हो जाता है कि उसके जो सेडिमेंट्स हैं, जो उसमें जितने भी क्रिस्टल हैं, वो उनका क्रिस्टलाइजेशन दोबारा होने लगता है।
तो यहाँ पर जो रिक्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस है, उस रिक्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो दोबारा से इग्नियस रॉक्स में बदल जाती है। और ये वही प्रोसेस है जैसा कि अभी हमने समझा था। इग्नियस रॉक्स बनेगी, वापस वो सरफेस पे आएगी, फिर उसका वेदरिंग होगा, फिर सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी, फिर वो डीप में चली जाएगी और उसके बाद में उसका फिर से मेटामॉर्फिज्म होगा। और मेटामॉर्फिज्म होने के बाद में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो रिक्रिस्टलाइज हो जाती है। और जब यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन होता है तो वो मोल्टन फॉर्म में चेंज हो जाता है। और वो मोल्टन फॉर्म हो सकता है किसी वॉल्केनिक इरप्शन से, या किसी फिशर से, या किसी वेंट से, या किसी ओशन फ्लोर पे दोबारा से क्रिस्टलाइज होता है। तो इस तरीके से वहाँ पे इग्नियस रॉक्स बनती है। तो ये एक साइकिल है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और अभी हमने बहुत शॉर्ट में आपको ये रॉक साइकिल समझाया है। आई होप पेट्रोलॉजी के ऊपर ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैग्मा टॉपिक के साथ में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.